Hello students, very good afternoon. Welcome to Raj IAS Academy. Today we are going to discuss some important geography specific or environment specific topics for the past week. Okay students? So students आज हम जो दो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक जो है वो तो रहेगा हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर. ओके, एंड द सेकंड टॉपिक विच आर गोइंग टू बी डिस्कस इज इको सेंसिटिव जोन. Okay students, so only two. Okay, good afternoon Anju Rani, good afternoon. Okay, so today we are going to discuss only two topics, main topics for the past week. All right, so आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. द फर्स्ट इज हिमालयन ग्लेशियर्स रेजिस्टिंग ग्लोबल वार्मिंग. ऑल राइट बच्चों, हो क्या रहा है कि रिसेंटली कराकोरम में जो ग्लेशियर्स है ना, बलतोरो. ओके, गुड आफ्टरनून यमनदीप गोस्वामी, गुड आफ्टरनून. अंजू रानी, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने यहाँ पे ये देखो इस इमेज में, अब अगर आप देख सकोगे तो ये सारा जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है. सो दीज आर द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय जो हम पढ़ते हैं हम. ठीक है, सो यहाँ पे रेंजेस हैं, तीन इंपॉर्टेंट रेंजेस. द फर्स्ट इज कराकोरम और यहाँ पे लद्दाख है. ठीक है, लद्दाख. एंड द थर्ड वन इज झास्कर, जिसको हम ट्रांस हिमालयास भी बोल देते हैं. ऑलराइट, झास्कर. कौन से हैं? लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, झास्कर. ऑलराइट, चलो. बॉय गेमर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, डन. तो स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है ना, जो हमारे सारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो सारे मेल्ट हो रहे हैं. ठीक है, बट कराकोरम और यहाँ पे जो चाइना में एक कुनलुन करके एक रेंज है, वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट ही नहीं कर रहे. इंजीनियर कुणाल हमराम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. ग्लेशियर्स मेल्ट ही नहीं कर रहे. तो ये हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनको बड़ी ये एनॉमली लगी कि क्यों हो रहा है कि ऐसा, कि बाकी सारे ग्लेशियर्स तो मेल्ट कर रहे हैं पर ये क्यों नहीं कर रहे. सो रिसर्चर्स ने बड़ी यहाँ पे स्टडीज अभी भी जारी हैं, तो कुछ अपनी थ्योरी सामने लेके आए. तो ये इंपॉर्टेंट एक जियोग्राफिकल एरिया जो न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल की न्यूज़ में. सो मैंने सोचा कि आज ये डिस्कस करा जाए. ऑलराइट, सो इसके ऊपर हम आज थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे. सो बच्चों, यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय वाली रेंजेस पढ़ ली, कराकोरम है, लद्दाख है, झास्कर है ना. कुछ क्वेश्चंस भी मैं स्टैटिक जीके के पूछता रहूंगा. ठीक है, सो बच्चों सारे आंसर दे देना. ऑलराइट, चलो. ओके, इसको साफ कर देते हैं. कराकोरम, लद्दाख, झास्कर. बच्चों इंडस रिवर आपको पता है, इंडस रिवर सिस्टम है जो सारा उसका ये वाले रीजन में है. देखो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम. ठीक है, कुछ हम स्टैटिक भी कवर करेंगे. तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहूंगा, आप चैट बॉक्स में मुझे आंसर दे देना. ऑलराइट बच्चों, मुझे एक आंसर देना कि इंडस रिवर किस रेंज में फ्लो करती है, किस रेंजेस के बीच में फ्लो करती है. कराकोरम है, लद्दाख है और झास्कर भी है ना, यहाँ पे देखो झास्कर. इंडस रिवर किस दो रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है, इसका मुझे आंसर दे देना. कोई बच्चा आंसर दे सके, चलो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना, हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं. ऑलराइट, सो हुआ क्या, अगर हम न्यूज देखें, रिसर्चर्स हैव टेकन अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ व्हाई फ्यू पॉकेट्स ऑफ ग्लेशियर्स इन द कराकोरम रेंज आर रेजिस्टिंग ग्लेशियल मेल्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. बाकी सारे ग्लेशियर्स तो मेल्ट कर रहे हैं, पर कुछ ग्लेशियर्स, पॉकेट्स ऑफ ग्लेशियर जो कि कराकोरम रेंज में है, वो मेल्ट ही नहीं हो रहे. ठीक है, तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बड़ा कुछ रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च करी, तो उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज लेके आए, आगे वो हम देखते हैं. ठीक है, वो रेजिस्ट तो कर रहा है, तो इस स्टडी को सपोर्ट किया बाय द क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम. किसी बच्चे ने आंसर दिया, मुमताज अहमद ऑफिशियल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. कोई बच्चा मुझे आंसर अभी तक नहीं आया कि जो इंडस रिवर है वो कौन सी रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है. कराकोरम, लद्दाख, झास्कर. उसका आंसर कराकोरम एंड झास्कर. नो कनु महाजन, लद्दाख एंड झास्कर. लद्दाख एंड झास्कर रेंज के बीच से फ्लो करती है. ऑलराइट, चलो स्टूडेंट्स, बच्चों की फाइंडिंग्स क्या है इस स्टडी की. की फाइंडिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या उन्होंने फाइंड किया. ठीक है, द फर्स्ट देखा कि ग्लेशियर्स आर फास्ट रिसीडिंग अंडर द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग.
और वाटर रिसोर्सेज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, जो कि इनएविटेबल है इन द कमिंग डिकेड, ठीक है, हमने पता है। पर यहां पे कराकोरम रेंज में क्या हो रहा है कि दैट दे आर डिफाइंग नॉर्मलसी, नॉर्मल कंडीशन में तो यही होना चाहिए ना, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, पर कराकोरम की पॉकेट्स में, ग्लेशियर पॉकेट्स में क्या हो रहा है कि वो चीज नहीं हो रही, ठीक है। क्यों नहीं हो रही? दिस ट्रेंड इज डिफाइंग द ट्रेंड ऑफ ग्लेशियर्स लूजिंग मास अक्रॉस द ग्लोब विद द हिमालयस बीइंग नो एक्सेप्शंस, ठीक है। रिसर्चर्स हैव एट्रीब्यूट दिस फिनोमिना कॉल्ड कराकोरम अनोमली, ठीक है, कराकोरम अनोमली का उन्होंने नाम दिया। माइट भी ये प्री के पेपर में आ जाए ये टर्म कि कराकोरम अनोमली क्या है, सो इसको समझ लो यहां पे, ठीक है। कराकोरम अनोमली क्या है कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बट कराकोरम में नहीं हो रहे, दैट इज कराकोरम अनोमली। टू द रिसेंट रिवाइवल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का बहुत बड़ा रोल है इस थ्योरी में, सारी स्टडी में हम आगे भी पढ़ेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। कोई बच्चा यहाँ पे पंजाब से है सर? हिंदी में, हाँ जी हिंदी में, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम? गुड आफ्टर, हाँ सारा करो। ओके बच्चों, कोई बच्चा मुझे यहाँ पे पंजाब से है, पंजाब से या नॉर्थ इंडिया से या फिर दिल्ली से? सर राज मल्होत्रा यूट्यूब पेज पर आप आज की इस क्लास का वीडियो नहीं मिल रहा था। आई नो, थोड़ी प्रॉब्लम थी, टेक्निकल इशू था उसमें, कोई स्ट्रीमिंग वगैरह डाली नहीं थी। ओके अंजुरानी इज फ्रॉम, ओके अंजुरानी, ऑलराइट, ओके ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की हमारी पंजाब में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो किस क्रॉप के लिए है, कौन से सीजन के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की? तो मुझे यही आंसर दीजिएगा, ठीक है। चंडीगढ़ सर, ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड। साउथ इंडिया, ओके, महेश चौधरी साउथ इंडिया, ऑलराइट। कनु महाजन वीट, ओके वेरी गुड। तो सीजन कौन सा होगा? वो खारिफ क्रॉप वाला सीजन होगा कि राबी क्रॉप वाला होगा? खारिफ, गलत हो गया, श्रेयांश जैन का गलत हो गया आंसर। फॉर द राबी क्रॉप बच्चों, राबी क्रॉप, ठीक है। चलो ओके, कराकोरम हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, द ग्लेशियर्स ऑफ सेंट्रल कराकोरम हैव सरप्राइजिंगली रिमेन्ड अनचेंज्ड और स्लाइटली इंक्रीज्ड, कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं या तो वो चेंज ही नहीं हुए, या तो मेल्ट ही, और अदरवाइज उनके साइज इंक्रीज भी हुआ है, ठीक है। सो ये पजल थी जो ग्लेशियोलॉजिस्ट के आगे हुई थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की। और क्या जी? द बिहेवियर सीम्स टू बी कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल रीजन with only Kunlun ranges being another example of showing similar trends in the whole of Himalaya. Okay, तो कोई और ग्लेशियर यहाँ पे ये ट्रेंड देखा गया, वो कुनलुन है, कुनलुन माउंटेन रेंज जो चाइना में, ऑलराइट। ओके, तो और क्या उन्होंने फाइंडिंग की? उन्होंने बोला कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर द प्राइमरी फीडर ऑफ स्नोफॉल फॉर द रीजन ड्यूरिंग विंटर्स। ओके, जो विंटर्स में स्नोफॉल होती है ड्यू टू द western disturbances, so these are the main reason। और क्या किया स्टडी ने सजेस्ट किया कि दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट अराउंड 45% ऑफ द टोटल सीजनल स्नोफॉल, पूरे साल की 65% स्नोफॉल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। और क्या बोला? 53% ऑफ द टोटल सीजनल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल की बारिश जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, 53% वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ठीक है जी। चलो, द एनालिसिस फॉर द ट्रैक्स पासिंग थ्रू द कराकोरम रिवील्स द रोल ऑफ स्नोफॉल एज अ क्रूशियल फैक्टर इन मास बैलेंस एस्टिमेशन, ठीक है। तो इसी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बहुत क्रूशियल फैक्टर माना गया कि यहाँ पे मेल्टिंग क्यों नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि जितनी मेल्टिंग हो रही है उससे ज्यादा तो वो स्नोफॉल डाल रही है हर एक साल। सो दिस इज द मेन रीजन। ओके, दिस इज द ओके डन। ओके, रीजन क्या है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के? ये हम ओवरऑल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सर नोट्स के लिए टेलीग्राम ना? यस। हेलो, मुझे राज मल्होत्रा के नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? राज मल्होत्रा के नोट्स तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके जो कमेंट्स है वो भी आप कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो इंटरेक्टिव बनाएंगे सेशन को कि क्यों होते हैं। ओके, द फर्स्ट रीजन इज क्लाइमेट चेंज। आपको सबको पता है क्लाइमेट चेंज वैसे क्या करता है, क्लाइमेट चेंज करता है कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की वेरिएशंस आ जाती है, पैटर्न जो होते हैं उसको अल्टर कर देता है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं।
ग्लोबल वार्मिंग फॉर्मेलिटी, ओके, और भी हैं कुछ रीजंस। और ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ब्लैक कार्बन। बच्चों एल्बिडो के बारे में आपको पता होगा, एल्बिडो, ठीक है, सनलाइट जितनी किसी सरफेस से, कोई भी सरफेस, अगर उस सरफेस में से सनलाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, वो कितनी रिफ्लेक्ट करेगी उस चीज को मेजर करना हम बोलते हैं कि एल्बिडो। ऑलराइट, उस चीज को एल्बिडो बोलते। और फ्रेश स्नो होगी उसकी एल्बिडो सबसे ज्यादा होती है। डिपॉजिट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक ब्लैक कार्बन, हमारे ह्यूमंस की वजह से, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम ब्लैक कार्बन एक रिलीज करते हैं, जो कि होती है बाय द, जैसे कि आप कोई व्हीकल चला रहे हैं ना, उसकी फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबशन होगी, उसकी वजह से ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है, और अदरवाइज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी होता है। तो वो सारा ब्लैक कार्बन क्या होता है कि पहले तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चला जाता है, ट्रोपोस्फेयर में, उसके बाद जाके सारा स्नो के ऊपर पड़ जाता है, ठीक है, स्नो के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेश स्नो की जो एल्बिडो है वो डिक्रीज हो जाती है। फ्रेश स्नो की एल्बिडो डिक्रीज होने के कारण, ठीक है, यहां पे मेल्टिंग तेज हो जाती है, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा किसी भी चीज का, उतनी ज्यादा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन करेगा हीट को, सनलाइट को। इसी वजह से हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ना, ताकि रिफ्लेक्ट हो ज्यादा लाइट, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा कूल लगे। अगर आप गर्मियों, जून जुलाई की गर्मियों, अगर आप ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट डाल के चले जाएंगे तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट है। सर एल्बिडो रिपीट करना सर। एल्बिडो क्या है बच्चों? एल्बिडो कुछ भी नहीं है, जैसे ये सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकती है, चाहे स्नो की सरफेस हो, चाहे लैंड सरफेस हो, चाहे ग्रास हो, है ना, कुछ भी है। सनलाइट आएगी, सनलाइट यहां पे हिट करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी उस चीज को मेजर करना, दैट इज एल्बिडो। ऑलराइट, सिंपल टर्म्स में। यस, चलो, ओके जी। Okay, black carbon is one of the reason. The first reason is climate change. Okay, another reason is there is sufficient consensus that ice loss from glaciers and polar ice sheets result from rising global temperature. ये तो हमें पता ही है, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है ग्लोबल वो इंक्रीज कर रहा है, उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से। ऑल राइट, और एक यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने अपनी एक अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट जारी करी थी। उसमें उन्होंने ये बात बोल दी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज वेरी लाइकली द मेन ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल रिट्रीट ऑफ द ग्लेशियर सिंस द 1990s। ओके जी, सो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ह्यूमन इज द मेन ड्राइवर। ऑलराइट, ओके डन, दिस इज आल्सो डन। ओके, इंपैक्ट्स क्या हैं? ग्लेशियर्स के इंपैक्ट देखने हम अब आपको, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के इंपैक्ट क्या है। द हिमालयन माउंटेन्स आर आल्सो रेफर टू एज द थर्ड पोल। दो पोल तो हम सभी को पता है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, थर्ड पोल हम हिमालयन माउंटेन्स को बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो ड्यू टू द एल्टीट्यूड, हमारी एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो ओके, पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिमालयन जो माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हम बोल देते हैं, ठीक है, वो क्यों बने हैं? आंसर चैट बॉक्स में बता देना। हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना, यंग फोल्ड माउंटेन हिमालयंस, वो क्यों बने हैं? इंक्रीज सी लेवल, ओके, ये नहीं है रीजन। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ जाइंट टेक्टोनिक प्लेट्स। वो टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम बता दो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है ना, हम वो पढ़ते हैं ना अपनी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। स्ट्राइकिंग ऑफ प्लेट्स, ओके, वो प्लेट्स कौन सी हैं? इंडियन पेनिनसुलर जॉइंट, ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट इनटू यूरेशियन प्लेट, टेंशन बिटवीन इंडियन एंड एशियन प्लेट। ओके, ठीक है बच्चे, अब आए आंसर ठीक आ रहा है उनका। ओके, यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, उनकी इंपैक्ट की वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स उठे हैं। ओके ओके, हम थर्ड पोल बोलते हैं हिमालयस को, ठीक है, वेरी गुड। फॉलोइंग अंटार्कटिका एंड आर्टिका, ओके, दैट इज द इम्पैक्ट। ओके, द आइस मेल्ट थ्रेटन्स एग्रीकल्चर एंड वाटर सप्लाई फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन साउथ एशिया and will contribute to rising sea level that threatens coastal communities across the world। जो कि सारी communities coastal areas में रह रही हैं ना, वो सबको impact डालेगा, क्योंकि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा। ओके, जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वहाँ पे पानी आ जाएगा, वो डूब जाएंगे, तो उनका जो खाने पीने का जो भी सीन हो, जो उनका काम है, जैसे मछली पकड़ना है, जो उनके जो घर हैं सारे, वो सारे इंडेटेड हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो
It also adds to the threat of inundation and related problems faced by coastal communities across the world. All right. थ्रेट ऑफ इनंडेशन का मतलब यही होता है कि डूब जाना किसी चीज में, ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन, ओके डन. राइसिंग सी लेवल्स कैन कॉज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन भी तो होगी साथ में, दैट इज आल्सो द इम्पैक्ट. आइलैंड फ्लडेड हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है. राइसिंग सी लेवल्स कैन कॉज सॉइल इरोजन एंड jeopardize द स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस. ओके डन, सिंपल पॉइंट. as well as power plants and other critically important industrial facilities located in coastal areas. Okay, जो भी important infrastructures होंगे, चाहे वो thermal plants हों, चाहे वो roads हों, bridges हों, ठीक है, वो सारे impact करेंगे due to the rise of sea level. Okay, as the glaciers continue to shrink, the availability of water for irrigation and drinking water could drop steeply. All right, हमारा जो fresh water का source है ना, जो पीने लायक पानी है, उसका सबसे बड़ा सोर्स ग्लेशियर्स ही हैं. ऑलराइट, अगर वो ही रिसीड कर जाएंगे, अगर मेल्ट कर जाएंगे, तो हमारा वो पीने वाला पानी ही खत्म हो जाएगा. ऑलराइट, जिससे हम निर्भर करते हैं सब कुछ. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक था हमारा जो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, हिमालयन ग्लेशियर्स रेजिस्टिंग ग्लोबल वार्मिंग. तो इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. एक तो कराकोरम अनोमली याद रखना है पॉइंट, कि कराकोरम अनोमली क्या है, इसका क्या मतलब रीजन है. ओके, मैं दिल्ली में हूँ, क्या पीडीएफ सेंड कर दो नोट्स के. कर देंगे. आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी. ऑलराइट, कराकोरम अनोमली हमने याद रखना है यहाँ पे, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का जो रोल है प्ले करती है उसकी वजह, इसको याद रखना है इसमें. ओके, इस सारे आर्टिकल में. ओके, और हमने क्या देखा है इसमें, और इसमें रीजन हमने मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स के ओवरऑल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रीजन है हमने वो रीड करने हैं, याद रखने हैं, और इंपैक्ट्स याद रखने हैं. दैट्स इट, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है. चलो, ये हमारा एक टॉपिक था. सो नाउ हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज इको सेंसिटिव जोन. इको सेंसिटिव जोन, कोई बच्चा चैट बॉक्स में बता सकता है इको सेंसिटिव जोन क्या है इन शॉर्ट. रवि कुमार बोले टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे यार, क्या दिक्कत आ रही है. डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा ना वो लिंक. ओके बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहले मैं इसको ओवरव्यू देता हूं कि इको सेंसिटिव जोन क्यों आ रहा है न्यूज़ में. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक इको सेंसिटिव जोन के ऊपर एक अपनी लैंडमार्क जजमेंट दी. ऑलराइट, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर केरला और जो कोस्टल कंट्रीज हैं उन्होंने कुछ अपनी ऑब्जेक्शंस लगाई इसके ऊपर. ठीक है, एरिया वेयर नो एक्टिविटीज कैन बी कैरिड अराउंड 1 किलोमीटर फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया, बिल्कुल ठीक. तो रिसेंट ये न्यूज़ में इस वजह से है क्योंकि केरला और कर्नाटका ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशंस पास किए कि हमें ये कुछ ठीक नहीं लग रहा. ठीक है, वो हम सब कुछ रीड करेंगे. सो इस चीज़ को करने के लिए, इको सेंसिटिव जोन को समझने के लिए हम पहले बिल्कुल बेसिक से समझेंगे इको सेंसिटिव जोन है क्या. ऑलराइट, सो इसको हम थोड़ा सा आगे निकालते हैं न्यूज़ को, फिर हम देखते हैं व्हाट आर इको सेंसिटिव जोन्स. नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ऑलराइट, इन्होंने स्टिपुलेट किया था कि कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होगा ना, चाहे वो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप्स हो, कुछ भी हो, उसका जो 10 किलोमीटर का एरिया होगा अराउंड, जैसे ये नेशनल पार्क है और ये उसका 10 किलोमीटर जो एरिया होगा, हम उसको इको सेंसिटिव जोन बोलेंगे या फिर फ्रेजाइल जोन बोलेंगे. ऑलराइट, ये बोला था उन्होंने. ओके, उन्होंने बोला था कि हम इसको क्या बोलेंगे, इको सेंसिटिव जोन. ओके, अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ओके, द पर्पस क्या था उसका, द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग इको सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क, फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज इज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज. ऑलराइट, ताकि वो एक काइंड ऑफ शॉक अब्जॉर्बर क्रिएट हो सके. अगर कोई भी शॉक हो तो सीधा मतलब कि कम्युनिटीज को ना हो, ठीक है, वो एक तरह का शॉक अब्जॉर्बर हो. These zones would act as a transition zone from areas of high protection to those involving lesser protections. Alright, ये उनका एक तरह का मकसद था. और इस इको सेंसिटिव जोन में प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या होंगी, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या होंगी, कौन सी रेगुलेटेड एक्टिविटीज होंगी और कौन सी परमिटेड एक्टिविटीज होंगी. बच्चों, इसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा
जो जिसके ऊपर आपने आंसर लिखना है वो इको सेंसिटिव जोन के ऊपर ही होगा, ठीक है। सो ध्यान से इस चीज को समझना क्योंकि उसके ऊपर आपने आंसर लिखना है। ऑलराइट, ओके डन। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज कौन सी होंगी? वैसे हम अगर दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाएं, तो हमें पता होगा क्या हो सकती है, ठीक है। कमर्शियल माइनिंग हम नहीं कर पाएंगे इको सेंसिटिव जोन में। सॉ मिल्स वो नहीं हम खोल पाएंगे। इंडस्ट्रीज कॉसिंग पोल्यूशन, ऑब्वियस है, इको सेंसिटिव जोन है ना, तो वहां पे हम जो पोल्यूशन करेंगे इंडस्ट्री, हम वो क्यों खोलने देंगे। ऑलराइट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, वो नहीं हम खोल सकते। कमर्शियल यूज ऑफ वुड नहीं कर सकते, ठीक है। टूरिस्ट एक्टिविटीज लाइक हॉट एयर बलून्स ओवर द नेशनल पार्क, डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट और एनी सॉलिड वेस्ट और प्रोडक्शन ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, ये हम नहीं कर सकते। ऑलराइट मेरी चौधरी, ओके सर, ठीक है। उसके बाद रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या होंगी? रेगुलेटेड एक्टिविटीज का मतलब कि कोई चीज होगी, कोई टॉपिक होगा या कोई इंडस्ट्री होगी जिसको हम बोल सकते हैं कि हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा? फेलिंग ऑफ ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि हम ये आप खोल सकते हैं या नहीं। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर कर सकते हैं। इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स कर सकते हैं। ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्जांपल अडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, ये हम कर सकते हैं बट विद रेगुलेटेड, ये रेगुलेटेड उसमें आएगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हम इसको फ्रीली हम करने देंगे, ठीक है, रेगुलेटेड एक्टिविटीज में आ जाएगा। परमिटेड क्या होंगी? ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ऑन गोइंग बच्चों, ऑन गोइंग इज द की वर्ड हेयर। ऐसा नहीं है कि नया कुछ, ऑन गोइंग जो कम्युनिटीज या फिर ट्राइबल होंगे या वो जो ऑलरेडी वहां से कर रहे हैं, ठीक है, वही कर पाएंगे। ऑन गोइंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम आराम से कर सकते हैं। यूज ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अडॉप्शन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज फॉर ऑल एक्टिविटीज। बच्चों ये जब हम आंसर लिखते हैं तो ये सारी चीजें तो हम अपनी रीजनिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है, माइंड को थोड़ा माइंड स्टॉर्म करके भी कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या होंगे इको सेंसिटिव जोन के, क्या उसके सिग्निफिकेंस होंगे, हम उसके बारे में रीड करते हैं। मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं उसकी, चाहे वो रोड्स हो, ब्रिजेस हो, चाहे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, पावर प्लांट्स हैं, जो कुछ भी है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसके जो इंपैक्ट्स हैं, अगर हम कोई जगह को इको सेंसिटिव जोन करार दे दें तो उसके इंपैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ओके, to minimize the impact of urbanization and other development activities, the areas adjacent to protected areas have been declared as eco-sensitive zone. Okay, done. अगला सिग्निफिकेंस क्या होगा? इन सिटू कंजर्वेशंस। जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तब हम कंजर्वेशन का जब टॉपिक आता है तो हम देखते हैं कि कंजर्वेशन हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम एक्स सिटू कर सकते हैं या इन सिटू कर सकते हैं। एक्स सिटू इज जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गए, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में है एक छतबीड़ जू है। इन सिटू क्या होता है कि जैसे कोई जंगल है उसी में कर लेना, उसको कंजर्व कर लेना। उसका एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि वन हॉर्न राइनोसोरस ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क असम, ठीक है, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन। द थर्ड सिग्निफिकेंस इज मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। फॉरेस्ट डिप्लीशन, हम तो आपको लोगों को पता ही है कि हम पेड़ कितना काट रहे हैं, ठीक है, फॉर द कमर्शियल यूज ऑफ वुड और अदर पर्पसेस, तो उससे फॉरेस्ट डिप्लीशन भी कम होगी। और उसके बाद मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो होता है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जंगलों के बिल्कुल साथ लगते ही लोगों के फार्म्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जंगली जानवर आके खाते हैं और उनकी क्रॉप्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसकी वजह से मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है बहुत इंक्रीज हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड सिग्निफिकेंस। ओके, the protected areas are based on core and buffer model of management through which local area communities are also protected and benefit. Okay, done. समझ लिया जी हमने। चैलेंजेस क्या होंगे जी इको सेंसिटिव जोन के? न्यूज के ऊपर हम बाद में आएंगे, ये तो सारी चीजें हम बेसिक वाली कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीजें कर रहे हैं हम। तो चैलेंजेस क्या होंगे जी बच्चों? व्हाट आर द चैलेंजेस टू इको सेंसिटिव जोन? पहला तो चैलेंज आएगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये बोलते हैं कि अगर आप इको सेंसिटिव जोन ही करार दे दोगे तो हम डेवलपमेंट किस चीज की करेंगे, हम रोड्स ब्रिजेस वगैरह कहाँ बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज हम कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड इज गवर्नेंस एंड न्यू लॉज। बोलते हैं द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 वाला है और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1972, इन्होंने इग्नोर किया है फॉरेस्ट कम्युनिटीज राइट्स को, जो फॉरेस्ट में रहती है कम्युनिटीज उनके राइट्स को
इग्नोर किया एंड फेल टू स्टॉप पोचिंग ऑफ एनिमल्स, ओके डन, दिस इज इन ऑर्डर टू सपोर्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इको सेंसिटिव जोन, दैट इज द सेकेंड चैलेंज, कि गवर्नेंस और लॉ के बीच में जो पॉइंट्स हैं, जो सोशल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट हैं, ठीक है, वो सारे इग्नोर हो रहे हैं, दैट इज आल्सो अ चैलेंज एंड द सेकंड चैलेंज, ओके, द फर्स्ट चैलेंज इज डेवलपमेंट एक्टिविटीज। सर आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू यमनदीप, थैंक यू, आई ट्राइड। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक वगैरह कर देना सेशन को और शेयर वगैरह कर देना, ठीक है। द थर्ड इज टूरिज्म, tourism is also the challenge, okay, to cater to the increasing demand for ecotourism, land around parks and sanctuaries is being cleared through deforestation, displacement of local people etc. अगर आप टूरिज्म को डेवलप करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो डिफोरेस्टेशन तो करनी पड़ेगी हमें, ठीक है, अगर हमें रिजॉर्ट्स बनाने हैं, है ना, या फिर कुछ भी हमें जो टूरिज्म रिलेटेड चीज़ें हैं, होटल्स वगैरह बनाने हैं, तो डिफोरेस्टेशन करनी पड़ेगी, फेलिंग ऑफ ट्रीज करनी पड़ेगी। सो दिस इज द थर्ड चैलेंज, ठीक है, डिफोरेस्टेशन को थोड़ा सा सपोर्ट करती है ये चीज, ऑलराइट। द फोर्थ रीजन इज इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज बच्चों क्या होती है, जैसे कि यूकलिप्टस और अकेशिया के इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इन्होंने साइंटिफिक नेम लिख दिए, ठीक है, एंड देयर प्लांटेशन क्रिएट कंप्लीटिंग डिमांड ऑन नेचुरली एक्करिंग फॉरेस्ट। बच्चों एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती हैं कि जिनका हैबिटेट ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती और हम उसको वहां से बाहर से उठा के और उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रख देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, कुछ अच्छा होने की वजह से बुरा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अपना एक फूड चेन होती है, फूड वेब अपना एक क्रिएट होता है एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, हम बाहर से एक स्पीसीज उठा के ले आए और वहां पे रख दी, उसकी वजह से उस सारा हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, तो दीज आर द एक्सोटिक स्पीसीज, ऑलराइट। 1 2 3 4, दिस इज द फोर्थ challenge, and the fifth is climate change. Climate change has generated land, water and ecological stress on the ecosensitive zone. For example, frequent forest fires or Assam floods which badly affected the Kaziranga National Park and its wildlife. ठीक है, ये तो आप सभी समझ सकते हो, ये सिंपल पॉइंट है। The third is local communities. Local communities में क्या चैलेंज है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन जिसको हम बोल देते हैं, pressure of increasing population and rising demand for firewood and forest produce etc. exert pressure on the protected areas. All right, simple point है बच्चों। जब भी आप कोई आंसर लिखते हो ना, जैसे इंपैक्ट्स के बारे में बताना है, जैसे सिग्निफिकेंस के बारे में लिखना है, सो ट्राई करा करो कि जो मेन पॉइंट्स है ना उसको पहले लिखो, ठीक है, प्रायोरिटी में उसको पहले लिखो और नीचे नीचे आते ये हल्के वाले पॉइंट्स, क्लाइमेट चेंज, लोकल कम्युनिटीज, ये हल्के पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको नीचे में रखो, प्रायोरिटी वाइज रखो, ताकि जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा होगा आपका एग्जाम, उसको आपका इंटरेस्टिंग लगे आंसर, उसको पता लगे इसके दिमाग की मतलब प्रायोरिटाइजेशन है, टॉपिक की प्रायोरिटाइजेशन है, पॉइंट्स की प्रायोरिटाइजेशन है उस बच्चे को, ठीक है, ये चीज इंपैक्ट डालना है हमने एग्जामिनर के ऊपर से। सो दीज आर द चैलेंजेस टू इको सेंसिटिव जोन्स। ओके, सो ये तो हमने पढ़ लिया बच्चों प्रॉपर बेसिक इको सेंसिटिव जोन का। अब हम देखेंगे कि न्यूज में क्यों है ये। ओके, अभी क्या हुआ, केरला स्टेट असेंबली, केरला की जो स्टेट असेंबली, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव अगेंस्ट रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव किया था ना इको सेंसिटिव जोन का, कि 1 किलोमीटर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया होगा, अगर कोई नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, उसका 1 किलोमीटर एरिया रेडियस डायमीटर पूरा, ठीक है, वो सारा जो एरिया होगा वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो सकी। वो हमने देखने डिटेल में क्या क्या नहीं हो सकता। तो केरला जो वेस्टर्न घाट्स में एक स्टेट है, कौन सी स्टेट्स हैं बच्चों मुझे बताना, वेस्टर्न घाट्स में बता दो बच्चों, मुझे चैट बॉक्स में बता दो, मैं आगे करता हूं कंप्लीट। तो केरला ने बड़ी इसमें दिक्कत डाली, ठीक है, उन्होंने उनके कुछ पॉइंट्स है वो मुझे लेजिटिमेट भी लग रहे हैं कुछ ना कुछ, वो हम देखते हैं। तो केरला और कर्नाटका ने, स्टेट ऑफ कर्नाटका इज आल्सो अपोजिंग द सेंटर ड्राफ्ट इको सेंसिटिव जोन नॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये इन्होंने दोनों ने ऑब्जेक्शन किया इसके ऊपर, वो हम देखते हैं क्यों किया। कोर्ट ऑर्डर देख लें पहले क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे तो मैंने कुछ चीजें आपको बोल के ही बता दी हैं, ठीक है, तो आप सुना करो ज्यादा। सो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया ऑल स्टेट्स को, कोर्ट ऑर्डर क्या है, to have a mandatory 1 kilometer eco-sensitive zones from the demarcated boundaries of every protected forest land, national park और wildlife sanctuary, जो मैंने पहले बात बोली वही चीज।
It also stated that no new permanent structure or mining activity will be permitted within the eco-sensitive zone. कोई भी नई परमानेंट स्ट्रक्चर, कोई नया ब्रिज, कोई नया रोड, कोई नया थर्मल प्लांट, कोई नया पावर प्लांट नहीं बनेगा, ये बात, और कोई नई माइनिंग एक्टिविटी नहीं चलेगी। ऑलराइट, जो चल रही है वो तो चली रही है। द ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट फार्मिंग, फार्मिंग को उसको नहीं अफेक्ट करेगा। ऑलराइट, प्री में भी आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो पॉइंट्स में, स्टेटमेंट्स में आ जाएगा, तो अच्छे से समझो इस चीज को। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान तो नहीं है कन्नू महाजन। केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है। ओके, गाइडलाइंस लिस्ट द एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन एन इको सेंसिटिव जोन सच एज कमर्शियल माइनिंग। जो जो उन्होंने प्रोहिबिट की, कमर्शियल माइनिंग नहीं हम कर सकते, जो हमने पॉइंट पहले भी पढ़े थे, जो मैंने पहले भी बोला था कि आप दिमाग से सोचो क्या नहीं हो सकेगा, वही चीजें इन्होंने बोली। कमर्शियल माइनिंग नहीं हम कर पाएंगे, 100 मिल इंडस्ट्रीज हम नहीं खोल पाएंगे, वुड इंडस्ट्री का कमर्शियल यूज हम नहीं कर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम रेगुलेटेड एक्टिविटीज लाइक द फेलिंग ऑफ ट्रीज, ये तो हम कर ही पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलेटेड एक्टिविटी में आ गए। और उन्होंने क्या बोला, कहता है इफ द एग्जिस्टिंग इको सेंसिटिव जोन goes beyond a 1 kilometer buffer zone or if any statutory instrument prescribes a higher limit then such extended boundary shall prevail। all right done। और उन्होंने ये भी बोला कि जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होगा फॉरेस्ट का और होम सेक्रेटरीज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस टू द जजमेंट, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया जाए। सो दिस इज द कोर्ट ऑर्डर। वेस्टर्न घाट के ऊपर भी एक अलग से नोटिफिकेशन डाला उन्होंने, ठीक है, बड़ी स्टेट्स को प्रॉब्लम है इसमें से, केरला को। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, थैंक यू किरण कुमारी, थैंक यू सो मच। आई एम ट्राइंग, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है। चलो, न्यू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द वेस्टर्न घाट्स। ओवरऑल इको सेंसिटिव जोन के बारे में उन्होंने जो बोला वो तो बोला ही, वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अलग से बोला उन्होंने। यस, ओके, न्यू ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर द वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अलग से नोटिफिकेशन डाला है। वो उसमें क्या बोला, द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन डीमार्केट्स 46,832 स्क्वायर किलोमीटर इन द 5 स्टेट्स। अलग से डीमार्केट किए ये इतना बड़ा एरिया 46,000 इन द 5 स्टेट्स। कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा एंड तमिलनाडु एज इको सेंसिटिव एरियाज इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने बोली, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, किसी भी स्टेट की, जो ये 5 स्टेट की, यही कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है, वो ही देखेंगे कि ये सारी प्रोविजंस फॉलो हों, ठीक है, ये अलग बात बोली। रेस्ट्रिक्शंस क्या उन्होंने लगाई, ये तो बाउट के बारे में बता दिया हमने, मेन पढ़ लिया, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस क्या लगाई, द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, क्वायरिंग एंड सैंड माइनिंग। वही बातें जो हमने पहले भी पढ़ी, वही बातें हैं सारी, ठीक है जी। ऑल एग्जिस्टिंग माइंस आर टू बी फेज्ड आउट विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द फाइनल नोटिफिकेशन और ऑन द एक्सपायरी ऑफ द एग्जिस्टिंग माइनिंग लीजेस। उन्होंने बोला जो भी एग्जिस्टिंग माइंस है ना, वो 5 साल के अंदर खत्म करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये दूसरी बात बोली है उन्होंने। और उन्होंने क्या बंद किया, उन्होंने बोला कि सेटिंग अप ऑफ न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्लांट्स इन द सेंसिटिव एरिया, ये नहीं कर सकते बच्चों। हम अपनी रीजनिंग से, अपने दिमाग से ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। वही आप सोचो कि आप सुप्रीम कोर्ट हो, आपको पर्यावरण को बचाना है, ठीक है, तो आप क्या सोच के क्या चीजें लिखोगे या क्या चीजें बोलोगे स्टेट गवर्नमेंट्स को, वही सारी बातें हैं, ठीक है, सिंपल तरीके से। ओके, ऑर्डर बैन्स ऑल न्यू रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज। रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज बच्चों वो हैं जो पोल्यूशन कॉसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। दीज आर एक्टिविटीज दैट हैव ए पोल्यूशन इंडेक्स स्कोर ऑफ 60 and above such as petrochemical manufacturing and coal liquefaction। all right, done। the construction of new township and area development project will also be prohibited in the area। वही बातें सारी दोबारा। ओके, एक्टिविटीज दैट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वही एक्टिविटीज होंगी जो रेगुलेटेड हैं और जो जिसके लिए किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है, वही एक्टिविटीज होंगी जो नहीं रिस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक है, सिंपल चीजें हैं वही। अब हम पढ़ते हैं कि इशू क्या है भाई इको सेंसिटिव जोन के ऊपर। इशू पढ़ते हैं, इशू इंपॉर्टेंट है,
ऑलराइट। कंसर्न्स ऑफ केरला, केरला के क्या कंसर्न है बच्चों? अगर हम ज्योग्राफी के मैप वर्क करते हैं तो हमें पता है कि दिस इज द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कोस्टल एरिया कितना है हमारा किलोमीटर्स में? ये सारा थोड़ा सा हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। सब बच्चे आंसर देना मुझे। सर योर टीचिंग वे इज वेरी गुड, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर करेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? स्टैटिक जी के भी हम साथ साथ में कर लेना है। 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, दैट इज सो रॉन्ग विशाल दैट इज सो रॉन्ग बच्चा। द आंसर इज 6300 किलोमीटर, जो मेनलैंड पेनिनसुला है। मेनलैंड पेनिनसुला, अगर हम अपने आइलैंड ग्रुप्स को मिला लें, लक्षद्वीप और अरेबियन, लक्षद्वीप और दूसरा वाला कौन सा है, अंडमान निकोबार, सो उसको मिला के 73500 किलोमीटर का हमारा कोस्टल एरिया है। ऑलराइट, हाँ ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ अराउंड 7500, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके। अब केरला आपको पता है कि ऐसे है, ऐसे जैसी स्टेट है ना ये, लेंथ इसकी ज्यादा है बट विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है ना। तो ये सारा इधर वेस्टर्न घाट्स है। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी पहली स्टेट इतनी छोटी है, ठीक है, आप ऊपर से इतना बड़ा चंक ऑफ एरिया हमारे उधर से हटा लेंगे, आप उसको इको सेंसिटिव जोन करार दे देंगे, ठीक है, तो फिर हमारी डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? तो हम किस चीज की डेवलपमेंट करेंगे? ठीक है, डेवलपमेंट का ही इनका मेन है। और इवन इनकी डेंसिटी केरला की 900 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज ट्रिपल देन द नेशनल एवरेज। हमारी नेशनल एवरेज बता सकता है कोई? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डेंसिटी कितनी है बच्चों इंडिया की, ओवरऑल इंडिया की? कोई बच्चा बता सकता हो चैट बॉक्स में? बता दो बता दो बता दो जल्दी जल्दी। 383 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हमारी नेशनल एवरेज है, ठीक है। और यहां पे केरला वालों की कितनी है? 900 है। बोलते कि हमारे ऊपर तो पहले ही इतना पॉपुलेशन का इतना चक्कर है, और ऊपर से आप इतना इको सेंसिटिव जोन करार देंगे एरिया को। हमारे तो पहले ही 40-50% में तो वेस्टर्न घाट्स ही आ रहा है। हाँ 383, 40-50% एरिया में तो वेस्टर्न घाट्स ही आ रहा है ऑलरेडी। आप इतने सारी एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन करार दे देंगे तो हम अपनी डेवलपमेंट कहाँ करेंगे? हम इतने बंदे हैं जो हमारे, हम उनको लाइवलीहुड भी तो प्रोवाइड करनी है, उनको काम धंधे भी तो देने हैं, तो हम कहाँ देंगे उसको? उनका ये मेन कंसर्न है। वैसे सिंपल आपको बताया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कंसर्न्स ऑफ केरला, नियरली 30% ऑफ केरला इज फॉरेस्टेड लैंड, फॉरेस्ट है यहाँ पे 30% ऑफ केरला में, और एंड द वेस्टर्न घाट्स ऑक्यूपाई 48% ऑफ द स्टेट। आप सोचो यार, 48% में तो वेस्टर्न घाट्स ही हैं, और ऊपर से बोल दिया उन्होंने कि भाई इको सेंसिटिव जोन है, ठीक है। मोर ओवर देयर इज ए नेटवर्क ऑफ लेक्स एंड कनाल्स। आपको पता है कि लेक्स वगैरह कितनी है, ठीक है। कोई बता सकता है कोई लेक? कोई एक लेक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है वहां की, वी से है उसका नाम, वी से। कोई बच्चा बता सके चैट बॉक्स में? वी से लेक है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेक है वो। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक। ऑलराइट बच्चों, वेम्बनाड लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है जो हमारी केरला में मिलती है। और उसके बारे में, वेम्बनाड लेक के बारे में हम एक मेजर पोर्ट भी पढ़ते हैं वहां पे, मेजर पोर्ट इन केरला, वो मुझे बता दो चैट बॉक्स में। ओके वेरी गुड, वेम्बनाड एक मेजर पोर्ट भी है बच्चों। निक्की खुशवाहा 382 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है, 382 383। एक इंपॉर्टेंट वहां पे पोर्ट है, मेजर पोर्ट। हम 13 मेजर पोर्ट्स पढ़ते हैं ना, तो केरला में कौन सा है वो बता दो जी। स्टैटिक जी के भी साथ साथ में करते हैं। यू नो देयर इज एन इंटरकनेक्टेड बिटवीन द सब्जेक्ट्स, ओके, इंटरकनेक्टेडनेस। ओके कोची पोर्ट, वेरी गुड श्रेयान, वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड। कोची पोर्ट बच्चों, कोची पोर्ट मेजर पोर्ट, 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो हमने याद करने हैं ना कोची पोर्ट, ऑलराइट डन। नियरली 30% ऑफ केरला बोलते हैं हमारा फॉरेस्टेड है, और 48% तो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? आगे बोलते कहता हूं ऊपर से हमारे पास लेक्स और कैनाल्स का बहुत बड़ा जंजाल है, और वेटलैंड्स है, और 590 किलोमीटर 590 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है हमारी। और क्या बोला? विच आर ऑल गवर्न्ड बाय ए सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। बोलते कि वो ऑलरेडी ही हम अलग अलग लेजिस्लेशन में उसको रेगुलेट कर रहे हैं,
ठीक है, हमारी जो सारी लेक्स हैं, कनाल्स हैं, जब वेटलैंड्स हैं, ओके, दीज लीव्स लिटिल स्पेस फॉर इट्स 3.5 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ टू ऑक्यूपाई। हमारी 3.5 करोड़ पॉपुलेशन को के लिए बहुत कम स्पेस बच रही है, ठीक है जी, ये उनका मेन कंसर्न है। और उन्होंने ये भी बोला कि एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 900 पर स्क्वायर किलोमीटर तो है ही है। तो आप देख लो खुद कि हम क्या करें। द डेमोग्राफिक प्रेशर ऑन द अवेलेबल लैंड इज अनयूजुअली हाई इन द स्टेट, ओके डन। द स्टेट गवर्नमेंट एप्रीहेंड्स दैट द इको सेंसिटिव जोन मे वर्स देन ग्राउंड सिचुएशन, ओके डन। ये तो था इशू अराउंड इको सेंसिटिव जोन। सो बच्चों आज हमने क्या किया, इको सेंसिटिव जोन जो न्यूज़ में था, क्यों था, इको सेंसिटिव जोन के बारे में हमने पढ़ लिया बेसिक कि वो क्यों है, क्या है, ठीक है, कौन सी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी रेगुलेटेड हैं, वो सारा कुछ पढ़ लिया। फिर उसके अराउंड इशू पढ़ लिया, इशू क्या है। सो बच्चों आज हमारा सेशन आज ही इधर ही खत्म होगा। प्लस आपका जो क्वेश्चन है जो आपने लिखना है, चैलेंजेस भी हमने पढ़ लिए, इको सेंसिटिव जोन के सिग्निफिकेंस भी हमने पढ़ लिए। सो द क्वेश्चन इज discuss the significance of eco-sensitive zones with respect to the development versus sustainability debate in India. Discuss the significance of eco-sensitive zones with respect to the development versus sustainability debate. Development versus sustainability एक डिबेट है बहुत बड़ी, ठीक है, उसके ऊपर आपने लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स को मद्देनजर रखते हुए। सो दिमाग को दौड़ाओ, कुछ पॉइंट्स तो आपको इस लेक्चर में ही मिल जाएंगे और कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग को दौड़ा के मिलेंगे और कुछ पॉइंट्स आपको इंटरनेट से मिलेंगे, ठीक है। सो तीनों सोर्सेज का यूज करो और इस आंसर को लिखो। द आंसर लिमिट इज 150 वर्ड्स। और आपको कहां ये इसका आंसर मिलेगा, 9 PM एट द यूट्यूब चैनल, ठीक है, वेबसाइट पे आप डाल देना। मेरे ख्याल से मैं डालना भूल गया वो लिंक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैं कर दूंगा। सो बच्चों आज का सेशन एंड है यहाँ पे, और जो बच्चे लीव करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, और जो बच्चों ने कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है, जो कोई डाउट वगैरह है तो मेरे से पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट इधर ही रहूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच। सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिए अभी मिल तो जाएगी PDF से यार। विशाल सिंह, डिस्क्रिप्शन लिंक है ना, वहां पे आप जाओ, क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, सारी मिल जाएगी आपको। अच्छा पर कर ही लो, चलो, कई बार नहीं भी मिल पाता ना। सो स्टूडेंट्स अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम खत्म कर देंगे सेशन आज। ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम आई हो तो वो भी बता सकते हैं। सर प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन, हाउ टू अप्रोच। महेश चौधरी जी, ठीक है, वेट, थैंक यू सर। व्हाट इज नेम? माय नेम इज देविंदर पाल सिंह सिद्धू, ठीक है, देविंदर सिद्धू। यू कैन कॉल मी देविंदर सर और सिद्धू सर, यू कैन कॉल मी एनीथिंग फ्रॉम द लिमिटेड ऑप्शंस, देविंदर सर और सिद्धू सर और देविंदर पाल सिंह सिद्धू सर सर व्हाट इज नेम? जॉनी बीवर, ओके। ओके, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स, इसके ऊपर तो आपको मैटर इस PDF में मिल जाएगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबिलिटी डिबेट इन इंडिया। महेश चौधरी आप लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ठीक है। हाउ इंक्रीज इन सी लेवल कॉसेस सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करके बताऊँ आपको, आप खुद सोचो, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, दिस इज द सॉइल है ना, तो यहाँ पे पानी का लेवल यहाँ पे था पहले, अब सी लेवल इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। अब ये सारी मिट्टी जो साथ साथ लगती जाएगी ना इस सी लेवल इंक्रीज की, जो सारी ये सारी मिट्टी सारी खुरती जाएगी, हम पंजाबी में बोल देते हैं, इस चीज़ को सॉइल एरोजन बोलते हैं, ठीक है। महेश चौधरी थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आ जाएगा। सॉइल इरोजन का तो साफ ही लिंक है सी लेवल इंक्रीज से। चलो चलो बच्चों, फिर आज हम सेशन एंड करते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, वाई सुप्रीम कोर्ट से इट एट, सर इफ देयर इज 10 किलोमीटर सीन देन वाई सुप्रीम कोर्ट से इट एट, वो बच्चों पहले था,
श्रेयांश वो पहले था, मैंने आपको बैकग्राउंड में लेके गया ना, उसमें पहले बोला था 2002 में, ठीक है, जब कस्तूरी राजन रिपोर्ट भी आई थी कि 10 किलोमीटर एरिया को कर दो, बैकग्राउंड पे लेके गया था, ठीक है। अब नहीं है वो, फिर उसको रिड्यूस करते करते अब सुप्रीम कोर्ट वाली 1 किलोमीटर ही कर लो, उतना ही बहुत है, हम उसी में भी रौला डाल रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, आपको कोई भी कंसर्न होगा किसी भी तरह का बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना मुझे, ठीक है, हम उसको कैटर कर लेंगे। ऑलराइट, चलो सर डेली क्लासेस होता है? नहीं डेली तो नहीं होता, वीकली होता है, वैसे तो डेली होता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स की डेली डेली क्लासेस होती हैं, बट सब स्पेसिफिक टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स अलग अलग दिन पे लेते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर लिखना बच्चों, ठीक है, आराम से लिखना और दिमाग लगाना पूरा। सर हाउ कैन वी कवर करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? क्लासेस लगाते रहो। सर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाता तो अच्छा था। आज नहीं मिला बच्चों, नेक्स्ट टाइम से मिलेगा, ठीक है। आज नहीं मिला, थोड़ी सी टेक्निकल इशू था उसकी वजह से नहीं मिला, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।